नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास कवरेज। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। हमारे खास कार्यक्रम में सवाल वही जो इस वक्त आपके जहन में है, चंद्र ग्रहण शुभ या अशुभ। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में कुछ देर में लगने वाला है। ग्रहण के सूतक की शुरुआत सुबह सूर्योदय से हो चुकी है और तभी से देश भर के मंदिरों के कपाट बंद है। मंदिर बंद होने से पहले पूजा पाठ किया गया। अब सभी मंदिर शाम को 6:19 पर ग्रहण खत्म होने के बाद खुलेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्यों का सबसे प्रामाणिक पैनल मौजूद है, जिनसे जानेंगे आपकी राशियों पर इस ग्रहण का क्या कुछ असर होगा, देश दुनिया में क्या कुछ हलचल देखने को मिलेगी, 200 साल के बाद कौन सा महासंयोग बन रहा है और इस ब्लड मून को शापित क्यों कहा जा रहा है। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की। दिल्ली, अयोध्या के साथ साथ देखिए जरा किस तरीके से देश के बाकी हिस्सों में भी, हरिद्वार और कानपुर में भी देखिए जो चंद्र ग्रहण है उसके चलते मंदिरों के कपाट बंद हैं। खास पैनल से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंद्र ग्रहण से बदलेगी ग्रहों की चाल। ग्रहण का आप पर क्या होगा असर? शुभ अशुभ पर धर्माचार्यों से मंथन। चंद्र ग्रहण मंगल या अमंगल? कार्तिक पूर्णिमा पर इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तमाम सवालों और आशंकाओं के बीच। 8 नवंबर को भारत में चंद्र ग्रहण शाम 4:23 पर शुरू होगा और शाम 6:19 पर समाप्त हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक अमेरिका में भी दिखाई देगा। कुछ जगहों पर चंद्र ग्रहण पूर्ण रहेगा, कुछ जगहों पर आंशिक और कुछ जगहों पर माध्य चंद्र ग्रहण दिखेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और तीनों ग्रह एक सीधी लाइन में होते हैं। तब चांद पर पृथ्वी की छाया पड़ती है और चांद लाल दिखने लगता है। जब चांद के कुछ हिस्से पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाता है। वहीं जब चांद पर पृथ्वी की हल्की सी छाया पड़ती है जो कि चांद पर धूल की तरह दिखाई दे तो वो माध्य चंद्र ग्रहण कहलाता है। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्वी हिस्सों में दिखाई देगा, हालांकि इसका असर पूरे भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ेगा। खगोलविदों के मुताबिक इस साल 15 दिन के अंतराल पर 2 बार ग्रहण लगा है। 25 अक्टूबर को जहां सूर्य ग्रहण था, वहीं 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि दशहरे पर बारिश का होना अपने आप में एक अशुभ संकेत था। इसके बाद लगातार 2 प्रमुख त्योहारों में 15 दिन के अंदर ही ग्रहण का लगना आने वाले किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। वराह मिहिर के ग्रंथ बृहद संहिता के राहु चाराध्याय में लिखा है, जब 2 ग्रहण एक साथ एक ही महीने में होते हैं तो तूफान, भूकंप, मानवीय भूल से बड़ी संख्या में जनहानि होने के योग बनते हैं। एक महीने में सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं तो सेनाओं की हलचल बढ़ती है, सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और प्राकृतिक आपदा आने के भी योग रहते हैं। क्या ये दोनों ग्रहण इस बार भी कोई अशुभ संकेत दे रहे हैं? इस पर ज्योतिषों ने अनुमान लगाया है। वही विज्ञान की माने तो ये महज एक खगोलीय घटना है। इसको लेकर किसी भी तरह का कयास लगाना ठीक नहीं। तो एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ कौशलेंद्र दास जी हैं, धर्मशास्त्री। हमारे साथ प्रियंका टंडन हैं, ज्योतिषाचार्य। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, ज्योतिषाचार्य। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से चंद्रग्रहण की शुरुआत हो चुकी है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये एरिजोना से सामने आ रही है, जो इस वक्त की सीधी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। चंद्रग्रहण की सीधी तस्वीरें, और इन तस्वीरों का क्या कुछ मतलब है, आज के इस चंद्रग्रहण का क्या कुछ मतलब है। क्या एक सामान्य चंद्रग्रहण के तौर पर आज के इस चंद्रग्रहण को देखा जाए, क्या वैज्ञानिक पहलुओं के आधार पर जिसे सिर्फ खगोलीय घटना कहा जाता है, इसको सिर्फ एक खगोलीय घटना के तौर पर देखा जाए, या आपकी राशि, आपके परिजनों की राशि पर इस चंद्रग्रहण का काफी कुछ असर हो सकता है। अगर असर हो सकता है तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए ये चंद्रग्रहण मंगल है या अमंगल, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, ये एरिजोना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर चंद्रग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। इस चंद्रग्रहण को ब्लड मून भी कहा जा रहा है
और जब ब्लड मून किसी चंद्र ग्रहण को कहा जाता है तो उसको लेकर अलग अलग तरीके की थ्योरी, अलग अलग तरीके की कहानियां भी सामने आती हैं। प्रियंका टंडन, ब्लड मून का मतलब क्या? देखिए, ब्लड मून का मतलब ये है कि जब एक नॉर्मली जो रोज़ चंद्रमा निकलता है, एक उस पर कुछ ग्रहण नहीं लगा होता, लेकिन इस बार का जो चंद्रमा है उस पर ऑलरेडी वो ग्रहण लगा हुआ ही चंद्रमा जो बाहर निकलेगा। और जो इस बार चंद्रमा का रंग होगा, यानी कि ब्लड मून, वो रेड कलर का जो है चंद्रमा दिखाई देगा, इसीलिए उसको ब्लड मून या कहा जाता है, या लाल रंग का जो चंद्रमा हमें दिखाई देता है उसी को हम कहते हैं ब्लड मून। शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, अगर ब्लड मून है ये चंद्र ग्रहण, तो क्या ये बाकी चंद्र ग्रहण की तरह सामान्य एक घटना भर है या इसका मतलब कुछ और ज्यादा हो जाता है? देखिए, एक बात पहले यहाँ जाननी चाहिए कि ये जो विभेद किया जाता है कि धर्म इसमें कुछ कहता है और विज्ञान इसमें कुछ कहती है, यह बात वास्तव में एकदम सही नहीं है, क्योंकि यह बात पूर्णतः सत्य है कि ग्रहण के वास्तविक कारणों को हमारे भारतीय ग्रंथ, शास्त्र परंपरा, ज्योतिष परंपरा सदियों से जानती है। अति प्राचीन काल से ही सूर्य और चंद्र ग्रहणों को महत्व दिया जाता रहा है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूर्ण सूर्य ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण के जो प्रारंभिक संकेत हैं वे विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में प्राप्त हैं। और अभी जो आपने दिखाया उसमें एक बहुत अच्छा उल्लेख किया गया एक ग्रंथ का, जो कि ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया। उस ग्रंथ का नाम है बृहत संहिता। उस ग्रंथ के रचयिता हैं आचार्य वराह मिहिर, जिनको उज्जैन का माना जाता है, महाकाल की भूमि का माना जाता है। बृहत संहिता से ज्ञात होता है कि ग्रहण का वास्तविक कारण भारतीय ज्योतिष शास्त्रज्ञों को आचार्य वराह मिहिर के कई शताब्दियों पूर्व से ज्ञात था। मैं एक आपको श्लोक सुनाना चाहता हूं जो दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। भूच्छायां स्वग्रहणे भास्करम अर्क ग्रहे प्रविशति इंदुः इत्युपराग कारणम उक्तम इदम दिव्य दृग्भिः आचार्यैः। इस श्लोक का अर्थ आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में पूर्णतः वैज्ञानिक पक्ष ग्रहण का किस रूप में आचार्य वराह मिहिर के द्वारा रखा गया है। ये कहते हैं कि चंद्र ग्रहण में चंद्र पृथ्वी की छाया में आ जाता है, अर्थात चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने लगती है, तथा सूर्य ग्रहण में चंद्र सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाता है। तो यह जो बात कही जाती है कि ग्रहण के वास्तविक कारण क्या हैं, भारतीय शास्त्र परंपरा, ज्योतिष परंपरा ग्रहों के वास्तविक कारण का ही विवेचन करती है। फिर आप कहेंगे कि ये सारी चीजें आकर के कैसे जुड़ गई हैं कि दान देना चाहिए, स्नान करना चाहिए या ये करना चाहिए। शास्त्री जी, दान का क्या महत्व है, दान क्यों जरूरी है, मैं उस पर आगे आऊंगा और आपसे समझूंगा। लेकिन डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, इस चंद्र ग्रहण का मतलब जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या, चंद्र ग्रहण क्या शुरू हो चुका है दुनिया में, चंद्र ग्रहण का असर दिखना क्या शुरू हो चुका है इस वक्त जब हम ये बड़ी कवरेज लगातार कर रहे हैं? जी देखिए अनुराग जी, यह ग्रहण पूरे विश्व के मानक समय के अनुसार 1:32 पर लग चुका है और 7:27 पर यह विश्व के मानक के हिसाब से जो स्टैंडर्ड टाइम है समाप्त होगा। और यह भारत में 5:09 सायंकाल पर शुरू होगा और 5:12 पर उसका मध्य होगा और 5:19 पर यह समाप्त होगा। तो इस समय पूरे भारत में ग्रहण अभी नहीं लगा है, 5:09 पर लगेगा। भारत में 5:09 पर लगेगा। जी ठीक है। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, अब से लगभग 2 घंटे का वक्त बचा है। आप, मैं देख रहा हूँ आप माला जप रहे हैं, आपने बताया कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है क्योंकि आप सूतक का पालन कर रहे हैं। इस वक्त जो आपको देख रहे हैं उनको क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, ग्रहण में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए और अच्छा है कि आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो कुछ ना खाएं पिएं, जल ना पिएं। और 8:28 पर सूतक लगा है तो उस समय तक जो भी खाना पीना खाएं। और हो गया अब तो, क्योंकि अब ग्रहण भी लगभग चालू हो ही चुका है सारे सृष्टि में, तो अपने लिए सावधानी रखें। इसलिए नहीं खाना चाहिए, कई तरह के वायरस इससे हमको मिलते हैं। जैसे हमारा ये जो समय ग्रहण का है तो ये बड़ा उपयुक्त समय नहीं होता खाने पीने के लिए, लेकिन इसमें जैसे गर्भवती महिलाएं हैं या जो रोगी, असाध्य रोगी हैं या बालक हैं या वृद्ध हैं, उनके लिए इसमें छूट है, वो लोग अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जब ग्रहण काल प्रारंभ होता है उस समय उनके लिए भी छूट नहीं। उस समय जितना भी समय होता है उस समय केवल भगवत आराधन करना चाहिए। आप हवन कर सकते हैं, आप पठित हैं, पढ़े लिखे हैं
और अगर नहीं है तो अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, आसन पर करें। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो भगवान का नाम आप जप सकते हैं। भगवान का नाम सर्वोत्तम होता है। किसी भी परिस्थिति में ठाकुर जी का नाम आप जप सकते हैं, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दसों दिशाओं में ठाकुर जी का नाम, गोविंद का नाम आपका मंगल करेगा। आपके जीवन में हानि कभी नहीं होगी, चाहे राशि आपकी कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि कीर्तनीय सदा हरि, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान हरि की, नारायण की स्मृति उनका करना, उनका ध्यान करना, उनके नाम का जप करना आपके जीवन में उत्तमता लाता है, आपके जीवन में मंगल करता है। ठीक है। प्रियंका टंडन, आपने जब हम सूर्य ग्रहण पर चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि ओम सूर्याय नमः का भी अगर जाप करते हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। इस वक्त जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा होगा और शुरुआत उसकी हो चुकी है, तो जो लोग इस वक्त घरों में मौजूद हैं, जो इस सनातनी परंपरा का पालन करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? जैसे अभी आचार्य संजीव जी ने बताया कि अपने ईष्ट का जाप करते रहें, और क्या कुछ उपाय? देखिए, कुछ समझने वाली बातें ये हैं इस समय पे कि जब भी ग्रहण लग रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी रिलीज कर रही होती है, नेगेटिविटी रिलीज कर रही होती है, कुछ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी बॉडी पिक भी कर रही होती है। तो इस दौरान देखिए, चंद्रमा जो है, भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क पे उनको सजा रखा है। तो जो भी लोग डिप्रेशन के पेशेंट है, परेशान रहते हैं, या इस दौरान आपको एंजाइटी फील हो रही है, या आपको बहुत रेस्टलेसनेस लग रही है, तो आप सबसे ज़्यादा तो मंत्र जाप में बोलूँगी, चंद्र का तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में आप भगवान महादेव का, शिव जी का मंत्र जाप करते हैं तो आपकी मन की शांति तो देता ही आपको, साथ में आपको एंजाइटी से भी बचाता है। तो मंत्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप महामृत्युंजय का जाप जरूर करें, या आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपको मानसिक शांति बनी रहती है। और साथ ही में आप म्यूजिक, यानी कि कोई म्यूजिक थेरेपी भी ले सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, और मंत्र को आप अपने कानों में एयरपॉड्स या एयर लीड्स लगा के भी जो है आप सुन सकते हैं उसको आराम से। ठीक है, तो मंत्र अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सुन सकते हैं, तो म्यूजिक भी उसका प्रभाव उतना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिक थेरेपी देखिए, साइंस भी बोलती है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि म्यूजिक थेरेपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इन जनरल आप देखें, अगर आप परेशान हैं, आप कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा लेते तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। तो अगर आप नहीं जाप कर सकते तो आप म्यूजिक को सुन भी सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, इस वक्त क्या करें हम सब लोग? देखिए अनुराग जी, यह म्यूजिक मतलब अगर आप श्लोक नहीं बोल सकते हैं तो आप मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो आप मंत्र सुन सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, जैसा प्रियंका टंडन ने बताया। आचार्य संजीव अग्निहोत्री ने बताया कि आप अपने ईष्ट का जाप करते रहें, वो काफ़ी है। इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं क्या? जी देखिए अनुराग जी, यह ग्रहण चंद्रमा पर लगा है। कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायता, चंद्रमा मन का कारक होता है, और चंद्रमा जलीय ग्रह मानते हैं, स्त्रीलिंग मानते हैं, और इसको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे परिस्थिति में आपका मन डिप्रेशन में न जाए, आप निगेटिव थॉट में न जाए, सोसाइटल टेंडेंसी आपके अंदर न बढ़े। कहते हैं कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। आपकी जैसी सोच होगी वैसी आपकी कार्य पद्धति होगी। तब के अपने मन को ठीक करने के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, आप गायत्री मंत्र की उपासना करें, खास तौर से ओम सोम सोमाय नमः, इस चंद्रमा का मंत्र का जप करें, चाहे ओम प्राम प्रीम प्रोम स श्री चंद्रमा से नमः, ओम श्राम श्रीम सुरोम स श्री चंद्रमा से नमः। थोड़ा सरल मंत्र बताइए जो मैं भी पढ़ सकूं। अगर आप सीधे ओम चंद्रमा से नमः, ओम चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का जप करें। ओम चंद्राय नमः पढ़ूं मैं तो काम हो पाएगा? ओम चंद्राय नमः बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ओम सोमाय नमः पढ़ सकते हैं। जो चंद्रमा का मंत्र है सबसे सरल मंत्र है, और अपने इष्ट की आराधना करें। और ग्रहण काल में अनुराग जी, एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा कि ये चूंकि मेष राशि पर लग रहा है और राहु से ग्रसित है, राहु भी वहीं बैठा हुआ है, तो आपका मन अच्छा हो। आपके कुंडली में अगर पितृ दोष है, ग्रहण दोष है, तो ऐसे काल में तिल अर्पण करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल भी है, मेरी राशि भी वही है और मैं राशि में यकीन करता हूँ। मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन शास्त्री कौशलेन्द्र दास मेरे सहयोगी हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि इस वक्त जो हम पांचों लोग स्टूडियो में डिस्कशन कर रहे हैं, हम तो मंत्र नहीं पढ़ पाएंगे, चंद्र ग्रहण चल रहा होगा, हमारी तरह लाखों करोड़ों लोग होंगे जो नौकरी कर रहे होंगे, कहीं काम कर रहे होंगे, वो क्या करेंगे जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा होगा हमारी तरह? बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये सवाल वास्तव में आपसे ही नहीं, मुझसे भी कई लोग पूछ रहे हैं कि जो इस समय ऑफिसेज में हैं, काम कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। लेकिन ये बात आपने जो कही है, देखिए ग्रहण जो होता है, सूर्य और चंद्र का प्रभाव वह निश्चित रूप से ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, वह संपूर्ण समाज को, और आप देख रहे हैं कि कितना एरिजोना से लेकर के भारत तक कितना लंबा समय 1:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक तो ये प्रभावित कर रहा है पूरे उसको, तो निश्चित रूप से ये सभी को प्रभावित करता है। अब बात यह है कि करना क्या चाहिए जो ऑफिस में है।
तो इसमें सबसे प्रमुख काम एक यह किया जा सकता है कि भारत में जो ग्रहणावधि है, जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो रहा है 5:15 5:30 से लेकर के 6:15 बजे के आसपास, उस ग्रहणावधि में कम से कम बाहर तो नहीं ही रहे, ग्रहण को साक्षात देखने से बचें। इसकी जो धारणा है साक्षात नहीं देखने की, यह केवल कोई अंधविश्वास नहीं है या यह कोई प्रगतिशीलता का पक्ष नहीं है। इसके कई वैज्ञानिक विवेचन विद्वानों ने किए हैं कि ग्रहण का पूर्णिमा और अमावस्या पर जो प्रभाव पड़ता है वह केवल चेतन पर ही नहीं, व्यक्तियों पर ही नहीं, समुद्र इत्यादि पर भी पड़ता है, जिससे ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। जी। अतः ग्रह जब जड़ समुद्र को ही प्रभावित कर रहे हैं, जल तत्व को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित करते हैं। और एक मंत्र इसमें बहुत सरल है जिसका उच्चारण आपने किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम चंद्रमसे नमः या ओम चंद्राय नमः, यह जो दो मंत्र ये अत्यंत सरल है और इन मंत्रों का जप मानसिक रूप से काम करते हुए सभी लोगों को करना चाहिए। शास्त्री जी, एक और सवाल खड़ा होता है, वो ये कि देखिए हमारे ही देश में रोजाना औसतन 20,000 ट्रेन चलती हैं, अकेले दिल्ली से कई सौ फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं, रोजाना हजारों लाखों बसों में लोग, कार में लोग सफर करने के लिए काम है उनका, वो जाते हैं। इस वक्त जब चंद्रग्रहण पड़ रहा होगा तब करोड़ों लोग अपने दफ्तर से बाहर अपने घर के लिए जा रहे होंगे, क्या वो लोग घर से बाहर ना जाएं? क्या वो लोग दफ्तर से बाहर ना जाएं? क्या ये व्यवहारिक है? देखिए, मैंने तो सावधानी बरतने की बात कही है, लेकिन इसके व्यवहार पक्ष की यदि हम बात करेंगे तो आपकी बात सही है। ट्रेन्स चल रही है, प्लेन्स उड़ रही हैं, तो यदि वो अपरिहार्य है, यदि हम उसका परिहार कर सकते हैं तो हमें बचना चाहिए। लेकिन यदि अपरिहार्य है तो भी हम लोगों को कम से कम मंत्र जप तो करना ही चाहिए। ठीक है। प्रियंका टंडन, एक और सवाल था, मैं आता हूं अरविंद जी आपके पास। वो ये था कि देखिए मुझे नहीं पता था कि आज चंद्र ग्रहण है। सूतक 8 बजे या 8:30 बजे लगे जब से आचार्य संजीव जी नहीं खा रहे हैं कुछ भी, और मैंने 4 बजे तक खाया है। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अरे आज तो चंद्र ग्रहण है, मुझे नहीं खाना चाहिए था। मुझसे अपराध हो गया, कुछ गलती हो गई क्या? और अगर गलती हो गई तो मैं कैसे इसको सुधार पाऊँ? अभी जो आप लोगों को सुन रहे हैं उन्होंने अगर लंच किया है, अपना स्नैक्स ले चुके हैं इवनिंग के, वो कैसे अपनी गलती को सुधारें? देखिए, ये आपका एक माइंडसेट है, माना कि ये चीज़ें बिल्कुल मायने रखती है, लेकिन जिसको खाना ज़रूरी है तो अवश्य खाएंगे। जहाँ तक बात रही गलती की कि गलती हो गई, तो मुझे लगता है अगर आप उसे ज़्यादा सोचेंगे कि मैंने गलती कर दी, तो वो वैसा ही नेगेटिव प्रभाव आपके माइंड पे देगा, क्योंकि सारा आपका जो बॉडी का सिस्टम है आपकी माइंड से ही चल रहा है। अगर आपने खाना खा भी लिया तो आपसे कोई अपराध नहीं हो गया। आप पॉजिटिव सोचें तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, मेरा ऐसा मानना है। संजीव जी, वो जो सूतक में लगा हुआ अगर मैंने खाना खा लिया है तो क्या मैं बीमार पड़ने वाला हूँ शाम तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए उसमें वायरस वगैरह, जैसे देखिए अभी कोरोना गया है तो पता लगा किसी भी चीज़ को अगर आपने स्पर्श कर लिया तो उसका 12 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ आपको दुष्प्रभाव मिलेगा। तो इस तरह की जो गतिविधियां, इनसे बचना चाहिए और मुझे लगता है कि नहीं खाना चाहिए। बात दूसरी है कि अगर कोई दोष जीवन में, ये तो ग्रहण काल है, यदि कभी जीवन में कभी कोई अपराध हो जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित्त लिखा हुआ है शास्त्रों में, प्रायश्चित्तम विमर्शनम। प्रायश्चित कर लीजिए कि हे प्रभु, आज तक ये जो अपराध अनजान में हमसे बना, हम आपसे इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, करना कर। आगे से ये अपराध हम नहीं करेंगे। ये प्रायश्चित है, ऐसा नहीं कि आज हमने कह दिया प्रायश्चित अब कल फिर कर लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखा जाए, ये ध्यान रखने वाली जी। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, अब वो जो मेरा व्यक्तिगत सवाल है, स्वार्थवश मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि देखिए मेष राशि पर इस चंद्रग्रहण का असर सबसे ज्यादा है। मेरी राशि मेष ही है और मुझ जैसे करोड़ों दर्शक हैं जिनकी राशि मेष है, उनके लिए बताइए कि जब आप कहते हैं कि चंद्रग्रहण का असर सबसे ज्यादा मेष राशि पर है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, यह जो ग्रहण है खास तौर से मेष राशि पर लगा हुआ, और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है। तो जब चंद्रमा और राहु की युति होती है तो कहते हैं कि राहु किसी भी चीज़ को कैटलिस्ट का काम करता है। और मंगल के घर में कहते हैं कुजवत केतु शनिवत राहु, जब राहु वहाँ बैठता है तो उसके फल को 11 गुना मल्टीप्लाई करके देता है, उस मंगल के प्रभाव को इनहेरेंट करता है, रिप्ले करता है। तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति एग्रेशन में आता है, गुस्से वाला होता है, जो भी निर्णय लेता है विवेक शून्यता में निर्णय लेता है, तो कोई भी गलत निर्णय ले सकता है। तो उसको खास तौर से, चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जायते, और कहते हैं कि मन की हारे हारे मन की जीते जीत। जिस तरीके का आप सोच होगा वैसा ही कार्य करेंगे, तो आपकी थॉट प्रोसेस को प्रभावित करेगा। तो खास तौर से जो मेष राशि के लोग हैं, इसमें ग्रहण काल में उनको चांदी की बर्तन में पानी पीना चाहिए, सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। नहीं है मेरे पास चांदी का बर्तन। ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्र थोड़ा व्यवहारिक करे
मेरे पास चांदी का बर्तन नहीं है, नहीं है तो मैं क्या आप कर सकता हूं? आप नहीं है स्टील तो का बर्तन है मेरे आप पास। नहीं है तो जो आपको कहने आता, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो मंत्रों का जप करे, अगर पढ़ा लिखा नहीं अनपढ़ है वो तो राम राम जपे, अपने इष्ट की आराधना करे, जो भी है मनसा भगवत भजन करे, जो उसके मन में आता है करे, उसके लिए अच्छा रहेगा और जो उसका दोष है समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो चंद्रमा काल का समय होता है, खास तौर से जो निगेटिव ऊर्जा आती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, हमारे मन को प्रभावित करता है। माइक्रो लेवल पर जीवाणु होता है जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब मौसम चेंज होता है, जिनकी इम्यूनिटी ठीक नहीं हो तो बीमार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ग्रहण काल में जिस व्यक्ति की ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है, मान लीजिए 6ठे 8वें 12वें का है, 12वें भाव में वो गलत उल्टा लेकिन एक पुल्टा बात निर्णय बताइए लेगा, ना, पंडित जी, वो खर्चे अगर करेगा। मेष राशि वाला भी ओम चंद्राय नमः का मंत्र पढ़ रहा है और बाकी की 11 राशियों वाले भी ओम चंद्राय नमः का ही मंत्र पढ़ रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है? मेष राशि वाले को तो कुछ विशेष प्रायोजन करने चाहिए जो व्यवहारिक भी हो। चांदी थोड़ा महंगा है। देखिए बात उसकी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेष राशि वालों को अपने से बचने के लिए घी का दान करे, दूध का दान करे, दही का दान करे, चंद्रमा के मंत्रों का जप करे, सफ़ेद रंग का चद्दर ओढ़ ले, ताकि उसको जो निगेटिव ऊर्जा है उससे बचना। अभी मेरी बात अधूरी रह गई। मैं आपसे कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि ग्रह काल है, ग्रह स्थिति अगर आपके अनुकूल है तो ग्रहण आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर ग्रह दशा आपकी खराब है, 6ठे 8वें 12वें की दशा चल रही है, तो अगर 6ठे का चलते व्यक्ति बीमार हो सकता है, 8वें को तो दुर्घटना हो सकती है, 12वें का तो व्यक्ति उल्टा पुल्टा निर्णय लेकर के वह बौद्धिक और आर्थिक दिवालिया हो सकता है। मतलब जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये शास्त्री कौशलेंद्र दास की जरूरी नहीं कि आज का चंद्रग्रहण हर मेष राशि वाले के लिए अमंगल हो। बिल्कुल, हो सकता है उनमें से कुछ के लिए अमंगल हो सकता है कुछ के लिए सामान्य हो। डिपेंड करता कि वो मंगल ठीक है, कहाँ बैठा है, लेकिन उस पर शास्त्री किसकी दृष्टि कौशलेंद्र है। दास मुझ जैसा व्यक्ति जिसको ज्योतिष के बारे में ज्ञान नहीं है, उसे कैसे पता चलेगा कि राहु कहाँ बैठा है, मंगल कहाँ बैठा है, चंद्रग्रहण मेरे लिए कैसा है? सरल शब्दों में कैसे समझ पाऊंगा सर मैं? क्या मुझे उसके असर का इंतजार करना होगा? अनुराग जी आपकी बात तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सवाल जो है ये आम लोग इतना पूछते हैं, वो सवाल आप उठा रहे हैं। इसमें एक बात बहुत महत्व की है। मेष राशि जो है, जैसा आप कह रहे हैं, पंडित जी फरमा रहे हैं कि मेष राशि में हो रहा है, मेष राशि में भी पर्टिकुलर एक नक्षत्र में हो रहा है, उस नक्षत्र में जाकर के किस काल में हो रहा है उससे ये प्रभाव डालता है। और यह बात वास्तव में सही है कि अन्य राशियों के अतिरिक्त जिस राशि में होता है उस राशि में ग्रहण का प्रभाव अधिक होता है। यह बात कोई कल्पना मात्र नहीं है, यह बात ज्योतिषियों ने और ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने इस बात को लिखा है। एक बहुत बड़े विद्वान थे शातातप, उनका एक ग्रंथ है शातातप का यह कथन है कि जिस राशि में यह ग्रहण हो रहा हो, भले ही वह सूर्य का हो या चंद्र का हो, उन लोगों को दान, जप, अनुष्ठान इत्यादि करने चाहिए। मैं अनुराग जी यहाँ एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जी सर। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने इस ग्रहण को ऐसा अति विशिष्ट क्यों बनाया? जबकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रहण का मतलब तो हम भोजन नहीं कर रहे, छिपके बैठे हुए हैं या और काम कर रहे हैं, बच रहे हैं बाहर निकलने से। इसलिए बनाया कि भारतीय परंपरा में दो तिथियां अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक है पूर्णिमा और एक है अमावस्या। जी। ग्रहण हमेशा इन दो ही तिथियों पे होते हैं। अमावस्या पे सूर्य ग्रहण होता है जो पिछले दिन हुआ, आज पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण होना है। तो तात्पर्य यह है कि इन दो तिथियों का विशिष्ट विचार करके और दान की महिमा का विचार करके कि मनुष्य कुछ न कुछ किसी न किसी अवसर पर चैरिटी करे और जो नीडी हैं वहां तक वह दान पहुंचे। इसलिए प्रत्येक उत्सव, प्रत्येक पर्व, प्रत्येक ग्रहण पर स्नान और दान का विधान हमारे पूर्वजों ने जोड़ा, बेहद महत्वपूर्ण बात आप दान कह रहे हैं शास्त्री कौशलेंद्र दास जी। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, माफ कीजिए सर मैं आपको रोक रहा हूं। ब्रेक के बाद जरूर लौटेंगे और इस दान के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज लगातार जारी।